तो जब आप 11th-12th में रहे होंगे तो उस ड्यूरेशन में आपको पहले से बचपन से सोचा हुआ था डॉक्टर बनना है, या जब 11वीं 12वीं में पहुंच गए तब फील किया कि बहुत सारे लोग नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या डॉक्टर बन रहे हैं, तब आया आइडिया? नहीं, मैंने बचपन से डॉक्टर बनने का नहीं सोचा था। बचपन से मुझे बनना था आईएएस। नीट एग्ज़ाम कब दिया था आपने? नीट एग्जामिनेशन 2019 में दिए थे। तैयारी शुरू किए थे 2017 में। 11th-12th के साथ सिलेक्शन हुआ या ड्रॉप किया था? नहीं, ड्रॉप नहीं किए थे, 11-12 के साथ ही सिलेक्शन हुआ था। कितने नीट एग्ज़ाम आए थे, स्कोरिंग कितना आया था नीट? मेरा स्कोर 2019 में 594, रैंक मेरा 9000 था, हो जाता ही था। ऑल इंडिया रैंक। अभी जैसे बच्चों के लिए 45 डेज लगभग बचे हुए हैं, नीट का एग्ज़ाम आने वाला है 4 मई को, तो किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन टिप्स हैं? और बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक भी कर देते हैं। 45 डेज बहुत इम्पोर्टेंट। पहला चीज़ तो बच्चा इस चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम किससे पढ़े, किससे पढ़े, किससे पढ़े। आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई? देखो मेरा इस स्ट्रेटजी, सिचुएशन में जो नीट एस्पिरेंट अभी होंगे, आप भी रहे होगे कभी। हाँ हम भी थे। हाँ। जो लास्ट का समय था ना मेरा, मतलब मेरा डू और डाई चल रहा था। तो आपने कैसे, कितने घंटे पढ़ते रहे होंगे लगभग तब जाके सिलेक्शन हुआ? तो हमारा ऐसा डेली का बताएंगे ना, तो 6 बजे हम आते थे लाइब्रेरी और रात में 12 बजे लौट के जाते थे। 5 मिस्टेक मुझे बताइए जो बच्चे सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर वो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं तो पहली चीज़ एनसीईआरटी को इग्नोर। हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल करियर किक नीट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं ना, बड़े खास हैं भाई। द एप्रन बॉय भाई, इनका नाम क्या है सर? डॉक्टर शशि कुमार। बहुत कम लोग जानते हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, इंटर्नशिप चल रही है, सरकारी कॉलेज है भाई। सरकारी मेडिकल कॉलेज कैसे मिले, ये वही बंदा बता सकता है जिसको मिला हो। इनकी भी स्टोरी मैंने एक डिस्क्रिप्शन पढ़ा हुआ था कि मैं बहुत नॉर्मल सा हूँ और बहुत संघर्ष करके कुछ अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मोस्ट वेलकम है भाई। थैंक यू सो मच सर, अपने चैनल पे मुझे बुलाने के लिए। और आज का ये पॉडकास्ट आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, और जो भी बच्चे इसको सुनेंगे बहुत कुछ सीख के भी जाएंगे। खैर मुझे बहुत लोगों ने पहले से भी सुना है, लेकिन आज कुछ अलग चेहरा पॉडकास्ट के माध्यम से, है ना? तो जब आप 11th-12th में रहे होंगे तो उस ड्यूरेशन में आपको पहले से बचपन से सोचा हुआ था डॉक्टर बनना है, या जब 11वीं 12वीं में पहुंच गए तब फील किया कि बहुत सारे लोग नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या डॉक्टर बन रहे हैं, तब आया आइडिया? सोचा कब? नहीं, मैंने बचपन से डॉक्टर बनने का नहीं सोचा था। बचपन से मुझे बनना था आईएएस। इवन हमारे पेरेंट्स, जो हम 3 भाई हैं, हमारे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे तीनों भाई को साथ में बिठा के कि तुमको आईएएस बनना है, तुमको आईपीएस बनना है, तुमको कलेक्टर बनना है। तो हम कभी भी नहीं सोचे थे कि हमको डॉक्टर बनना है। वो तो ऐसा हुआ कि भैया ने क्लास 10th के बाद मैथ सब्जेक्ट ले लिया, चूज़ करना पड़ता है। तो मेरे पास ऑप्शन था कि भैया मैथ लिए तो हम बायोलॉजी ले लेते हैं। तो जब बायोलॉजी चूज़ कर लिया, उसके बाद पता चला कि आगे क्या करना है। आईएएस आईपीएस बनना है तो यूपीएससी निकालना पड़ेगा, उसके लिए ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो हम तैयारी करने के लिए पटना में गए कि हमको क्लास 12th 11th का करते हैं कंप्लीट। नीट के बारे में पता चला, फिर नीट का तैयारी की, नीट निकल गया, पहला अटेम्प्ट में हो भी गया। तो जब कॉलेज में आए तो यहाँ पे आके माइंडसेट थोड़ा चेंज हो गया कि अब ये कब की बात है? नीट एग्ज़ाम कब दिया था आपने? नीट एग्जामिनेशन 2019 में दिए थे। तैयारी शुरू किए थे 2017 में। 2 साल तैयारी करी? 2017 में 2 साल का तैयारी तो की। 11th-12th के साथ सिलेक्शन हुआ या ड्रॉप किया था? नहीं, ड्रॉप नहीं किए थे, 11-12 के साथ ही सिलेक्शन हुआ था। तो फिर कॉलेज में आ गए। कॉलेज में आने के बाद वहाँ मतलब फर्स्ट ईयर में मेरा माइंडसेट था कि हम यहाँ पे आके ग्रेजुएशन बस करेंगे, उसके बाद यूपीएससी देंगे ही, क्योंकि हमको आईएएस आईपीएस बनना था। लेकिन धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आ गया। अब अच्छा लगता है कि पेशेंट्स आते हैं, मिलते जुलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जैसे अभी इंटर्नशिप में सबसे ज़्यादा ये चीज़ फील होता है। हर एक जो स्टार्टिंग में जो डॉक्टर बनता है उसको इंटर्नशिप में ही फील होता है कि मेडिकल लाइन का कितना वैल्यू है। तो हम बचपन से नहीं सोचे थे डॉक्टर बनने का। हम कॉलेज में आके फिर सोचे कि अब हमको इसी पे काम करना है। ठीक बात। डाइसेक्शन किया है? हाँ किया है, फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में किया हुआ है। डर तो नहीं लगा हुआ था फर्स्ट टाइम जब देखा सारा? नहीं, डर तो नहीं लगा था, क्योंकि सब लोग वहाँ पे थे, वैसे ही सब फ्रैंक हो गए थे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था कि क्या डेड बॉडी है, कैसे छुएंगे, थोड़ा स्मेल भी करता है फॉर्मेलिन वाला। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता था, बट धीरे धीरे आदत हो गया। फर्स्ट ईयर में ही आदत हो गया था। ठीक बात। आप सबसे छोटे हैं? नहीं, छोटे नहीं, हम आपसे सेकेंड एक में लोग आते हैं। छोटे हैं, एक लोग बड़े हैं? मेरे से एक बड़े भाई है
और मेरे से एक छोटे भाई हैं। छोटे भी हैं। हाँ, 3 भाई हम लोग, सिर्फ 3 भाई हैं। ठीक बात। तो भाई तैयारी कहाँ से करी आपने? तैयारी हम किए थे पटना से। पटना में कोचिंग है, लोकल कोचिंग था, वहीं पे जाके हम 2 साल का पूरी तैयारी प्रिपरेशन वहीं से करी। कितने नीट एग्जाम आए थे, स्कोरिंग कितना आया था नीट? मेरा स्कोर 2019 में 594 था। 594 रैंक मेरा 9000 था। 9000 रैंक था। ऑल इंडिया रैंक। तो बिहार में ही क्यों कॉलेज लिया? बिहार से बाहर ले लेते। नहीं, मिल रहा था कॉलेज बिहार से of बाहर। course, हम जा 9000 सकते में थे। तो उस मिल समय रहा तो होगा। 9 में मिल जाता। हाँ, हाँ। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था ना कि हम पटना में रहे 2 साल, तो बहुत बीमार पड़ गए वहाँ पे। 2 साल बहुत बीमार पड़ गए जब कोचिंग कर रहे थे? कोचिंग के, क्योंकि हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं उस समय थे, तो नॉर्मल सा जगह पे रहना ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि कम पैसा में हो जाता था। तो पटना का एक एरिया है बाजार समिति, अगर जानते होंगे तो। सुना बाजार मैंने। समिति थोड़ा कम कॉस्ट में उस एरिया में रेंट वेंट मिल जाता है, लेकिन बहुत पॉल्यूटेड था। तो नीट के एग्जामिनेशन के समय में क्या हुआ था ना कि एग्ज़ाम तो हम दे दिए, है ना। प्रिपरेशन के समय में हमको फील हो गया था कि हम कोई बहुत बड़े बीमारी से ग्रसित होने वाले हैं। और एग्ज़ाम हो रहा था। फिर जैसे एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो, तैयारी के बाद घर पे गए तो पता चला कि हमको एक बहुत बड़ा बीमारी हो गया है जिसका नाम ट्यूबरक्लोसिस था। और हम उस समय एकदम उस कंडीशन पे थे कि हम बता नहीं सकते, मतलब ऐसा कंडीशन हो गया था कि अब आईसीयू में भर्ती हुए थे। उस समय काउंसलिंग ही चल रहा था। तो मेरा ऐसा मन था कि हम भी कॉलेज से बाहर, मतलब घर से बाहर जाए, बहुत दूर अच्छे कॉलेज में जाके रहे। लेकिन नहीं, इस बीमारी की वजह से हम घर से बहुत नज़दीक ही कॉलेज लिए। मेरे घर से बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ भी बिहार से मतलब काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो उनका कंसर्न ये रहता है कि सर बिहार के बाहर का ऑप्शन बता दो। नहीं, एक्चुअली देखिए, कॉलेज डिसाइड करना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो आप अगर ऐसा बच्चा है जो घर से नज़दीक रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप प्लीज़ कॉलेज अपने घर से ज़्यादा दूर ना लें, क्योंकि ये 6 साल का जर्नी है। 6 साल घर से बहुत दूर रहना हर बच्चा के लिए संभव नहीं है। जैसे Difficult होता है, आपके लिए difficult हमको था? पर्सनली अपने पेरेंट्स से बहुत लगाव है। हम अपने पेरेंट्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मेरा कॉलेज 30 किलोमीटर दूर है अपने घर से। तो एक तो फैक्टर ये होता है कि अगर ऐसा है कि पेरेंट्स के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं तो घर के पास ले। और दूसरा होता है कि कॉलेज, हमारा अपना कॉलेज बहुत ओल्ड कॉलेज है, 100 साल पुराना। अभी कुछ दिन पहले ही 100 शताब्दी हो रहा था कॉलेज में, तो बहुत पुराना कॉलेज भी है। तो अच्छा लगा मुझे कि चलो, डीएमसीएच को कौन नहीं जानता है बिहार में। तो अगर बहुत फेमस नाम भी कॉलेज ठीक ठाक है तो इसलिए ले लिया। अगर बहुत फेमस कॉलेज अपने ही स्टेट में है तो काहेला जाए अपने बाहर, ये भी है। ठीक बात। अभी जैसे बच्चों के लिए 45 डेज लगभग बचे हुए हैं, नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, 4 मई को है। तो किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन टिप्स हैं? और बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक भी कर देते होंगे। मिस्टेक ये कर देते होंगे कि जैसे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, बहुत चीज़ों को ढंग से कैसे एनालाइज करके आगे बढ़ना है। 45 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन जब हम तैयारी कर रहे थे ना 2019 में, रिसोर्सेज उतना उस समय नहीं था। अभी क्या है ना कि बहुत सारा ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है। आपको बताओ, यूट्यूब पे हर जगह क्रैश कोर्स चलता है, हर जगह ऑनलाइन ये 1 शॉट, ये शॉट, वो सब चलता है। बहुत सारा कंटेंट, ढेर सारा है। और हम ये चीज़ भी देखते हैं कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म अभी ही बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो बच्चा इस चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम इससे पढ़े कि इससे पढ़े कि इससे पढ़े। हर जगह क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, हर जगह 1 शॉट चल रहा है, किससे हम पढ़ें। तो पहले तो ये डिस्ट्रैक्शन को हमको रोकना पड़ेगा इस 45 डेज़ में। अगर आपने पहले किसी अच्छे फैकल्टी से पढ़ लिया है, किसी अच्छे बेस्ट टीचर से पहले से पढ़ लिया है, तो कोई ज़रूरी नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हमको कोई नया टीचर पढ़ा रहा है तो उसका हम क्रैश कोर्स ले ले, उसका 1 शॉट से पढ़ ले। पहला चीज़ इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और दूसरा यह है कि हम जो रिसोर्सेज को अभी से पहले बनाए हैं, ऑब्वियसली 45 डेज में कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहा होगा, पहले से पढ़ रहा होगा, एक साल, 2 साल, तो 30% 40% सिलेबस तो कर ही रखा होगा। हाँ। तो जो पहले से पढ़ रखे हैं, जो रिसोर्सेज हम पहले से बढ़ाए हैं, हमारा मेन फोकस होना चाहिए उन रिसोर्सेज पे कि हम उसको कैसे ग्रैब करें, है ना? और उसको कैसे हम और अच्छे से दिमाग में सेट करें। क्योंकि बच्चे दिक्कत क्या करते हैं ना, बार बार लेक्चर देखते हैं। लेक्चर देखने सिलेक्शन होगा नहीं। बार बार बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि एट द एंड क्या है ना कि नीट के एग्जामिनेशन में जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, उस समय ना तो हमारे पास लेक्चर होगा, ना ही हमारे पास वो बुक होगा, और ना ही वो नोट्स होगा जो हम बनाए हैं। बस दिमाग होगा जो हम लेके जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो बच्चे इसी पे काम नहीं करते हैं कि भैया आप लेक्चर देखो जितना देखना, लेकिन उसको सेट भी तो करो दिमाग में कि हम कैसे रिकॉल करेंगे एग्जामिनेशन में। और ये रिकॉल करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इस 45 डेज़ में कम से कम इस पे प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम कैसे किसी टॉपिक को रिकॉल करेंगे। मान लीजिए कोई टॉपिक है,
उससे क्वेश्चन आ गया एग्जामिनेशन में। अब हम तो तुरंत हिट करना चाहिए मुझे कि ये टॉपिक हमने कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे किस नोट्स में पढ़ा है, कहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, या फिर कौन टीचर हमको पढ़ा है, तो वही तो हम रिकॉल करेंगे ना। तो हमको इस चीज़ का प्रैक्टिस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करना चाहिए कि हम रिकॉल कैसे करेंगे उस एग्जामिनेशन में। और 45 डेज होता है बस रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। इसमें आप सोचो कि कुछ नया नया पढ़ ले तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला। तो मतलब जिसका सिलेक्शन होने वाला है वो डिक्लेयर हो चुका है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, जिसका सिलेक्ट देखो हम ऐसे मतलब नहीं कह सकते वी कांट से 100% बट 80-90% तो ऐसा कह सकते हैं ना। हाँ, कह सकते हैं। हम लोग इसमें हैं, हम लोग 4 साल से यही सब कर रहे हैं, तो हम लोग को पता चल जाता है कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। बट फिर भी हम कभी डिमोटिवेट नहीं करते। अगर हमसे आज भी कोई बच्चा आके बोलेगा कि भैया हम आज से तैयारी शुरू करेंगे तो मेरा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे हाँ हो जाएगा, तुम तैयारी मैं समझ करो। गया उसको। तो जितना अब उसकी किस लेवल पे प्रिपरेशन है वो मैटर करता है क्योंकि ना। देखो ना, अगर आपको आज अगर कोई बच्चा आज आपसे बोल रहा है कि भैया मेरे पास 45 दिन बचा हुआ है, हम क्या करें तैयारी, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं। अगर हम उसको बोल दें नहीं यार तुम्हारा नहीं हो पाएगा, 45 दिन तो बहुत कम होता है इतना बड़ा एग्जामिनेशन निकालने के लिए। अगर हम उसको यहीं पे ये बोल दें कि तुम तैयारी करो, 45 दिन बहुत बढ़िया दिन है, अगर तुम इसमें इतना चैप्टर भी कर लेते हो तो बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो ठीक है, ये चीज़ नेक्स्ट ईयर तो काम आएगा ना। अगर तुम अभी सोच लो कि अभी तो नहीं हो पाएगा, चलो अब नेक्स्ट ईयर तैयारी करेंगे, तो ये 45 दिन तो चला जाएगा। ठीक है, इसमें 2 तरह के बच्चे हैं। पहले तो ये जिनको थोड़ा सा अपने अपने गोल की तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं, जिनको फीलिंग आ रही होगी कि भाई अब हमारा हो जाएगा। देखो जब कोई रोज़ मेहनत कर रहा होता है तो उसको फील आने लगता है कि अब हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा होगा, डिप्रेशन हो रहा होगा, कुछ सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करते हैं। तो जो दूसरी टीयरिंग है, मतलब जो निगेटिव साइड जो सोच रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, एक कैटेगरी का बच्चा ये होता है जो लास्ट टाइम में आके होप लूज करता है। हाँ। ठीक है, कि क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है ना, इतने सारे बच्चे बैठते हैं, डर भी लगता है ना, कि इतना बड़ा 25 लाख 24 लाख बच्चा को हम कैसे कॉम्पिटिट करेंगे। डर तो लगता है क्योंकि हम उसमें कहाँ पे आएंगे, हमसे ज़्यादा तेज़ बच्चा बहुत सारा होगा। तो हम वो सारे बच्चों को यही बोलना चाहूँगा, देखो हमारे पास ऐसा नहीं कि सीट एक है, एक सीट है नहीं, बहुत सारा सीट है, उसमें से हमको बस एक ही सीट चाहिए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि नीट बहुत हार्ड एग्ज़ाम है, बहुत टफ एग्ज़ाम है, ऐसा भी नहीं है। बस यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एग्जामिनेशन का लेवल बहुत नॉर्मल रहता है, पेपर बहुत इजी आते हैं, अगर आप सही से तैयारी करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत बड़े कोचिंग से पढ़े हो तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा भी नहीं है। आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? देखो मेरा स्ट्रेटजी, इस सिचुएशन में जो नीट एस्पिरेंट अभी होंगे, आप भी रहे होगे कभी। हाँ, हम भी थे। हाँ, जो लास्ट का समय था ना मेरा, मतलब मेरा डू और डाई चल रहा था। लास्ट का समय लिटरली डू और डाई वाला ही होता है, मतलब करना है तो करना है, वैसा टाइप से रहता है। तो लास्ट के समय में हम लोग खुद 40 डेज को प्लान किए थे, प्रॉपर प्लानिंग किए कि अब हम आगे क्या क्या करेंगे। क्योंकि लगभग मेरा फरवरी में सिलेबस कंप्लीट कर दिया था कोचिंग वाला। बस में आए, मतलब मेरा स्टोरी अब हमको याद आ रहा है, हम बस में आके बैठे हुए थे, कोचिंग वाला बोल दिया था कि आज आप लोग का सिलेबस ख़त्म हो गया है, अब आपका सिलेक्शन आप पे डिपेंड करता है, अब आप लोग जितना मेहनत करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो उस दिन हम लोग को एक हिट किया था कि अब हमारे ऊपर है ना, अब हमको जो करना है वो मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बस में बैठे हुए थे और बस प्लान कर रहे थे, आगे हमारे पास इतना दिन बचा हुआ है कि इसको हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे। तो बस सिंपल जो चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे, अच्छे से स्ट्रॉन्ग था, उस पर ज़्यादा काम नहीं करना है, उसको बस रिवीजन करते रहना है, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि जो 12th वाले बच्चे होते हैं, जो नीट वाले बच्चे होते हैं, जो अभी 12th में है, वो 11th भूल चुके होते हैं, लगभग 11th बहुत पहले का रहता है। तो अभी हम लोग, मतलब अगर मेरा हम बताए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अपना 11th रिवाइज कर रहे थे, क्योंकि बहुत पहले पढ़े थे 11th, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखे हुए थे। 11th का एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं दोबारा से, नोट्स पढ़ रहे हैं दोबारा से। हमारा एक स्ट्रेटजी था, वो था एक साथ पढ़ने का, है ना। वो स्ट्रेटजी ये था कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठे तो उसको एक साथ पूरा पढ़ेंगे। मतलब स्टार्ट करवाए थे सर नोमेनक्लेचर पढ़ा के, फिर आइसोमेरिज्म, रेजोनेंस ऐसे स्टार्ट करवाए, और यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म पे आके ख़त्म किए। तो हम क्या करेंगे, वो प्रॉपर नोट्स निकालेंगे और उसको स्टार्टिंग से लेके बैठेंगे, एक एक पेज उल्टाते जाएंगे। इससे क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग होता है इन्फॉर्मेशन के बीच में,
है ना, जो हम पहले पढ़े थे और मैं जो समझ अभी गया, पढ़े। आपने पूरा सिलेबस 11th का भी ले लिया, 12th का भी ले लिया और एक साथ कंज्यूम कर रहे हैं हाँ, वो क्रॉस लिंकिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीट में ऐसे क्योंकि क्वेश्चन भी आते हैं। कन्वर्जेंस भी तो आते हैं ना। कन्वर्जन पता चला 11th और 12th का साथ में कनेक्ट करके ले हाँ, लिया। आता है ऐसे बहुत सारे क्रॉस लिंक क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी आते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो। ऑर्गेनिक तो खूब ऐसे ही आती, कनेक्ट करके ही आती है। तो आपने कैसे, कितने घंटे पढ़ते रहे होंगे लगभग, तब जाके सिलेक्शन हुआ? देखो, ऐसे तो हम अपना रूटीन बता रहे हैं आपको। नीट के समय का रूटीन मेरा ऐसा था कि लास्ट के मंथ में लाइब्रेरी में 6 बजे आ गए। लाइब्रेरी में हम पढ़ाई करते थे क्योंकि रूम पे मेरे से नहीं हो पाता था। लाइब्रेरी में आए 6 बजे, 6 बजे आए, सबसे पहला काम 3-4 चैप्टर बायोलॉजी का रिवीजन करना है, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आ जाता था। रिवीजन कर लिए, रिवीजन करने के बाद फिजिक्स लेके बैठ गए, अब उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स सबसे टफ काम होता है और जो सबसे टफ काम होता है उसको पहले निपटा देते। फिजिक्स सुबह सुबह उसका लेक्चर तो नहीं होता था, एनबी सर का लेक्चर आता था उस समय। तो वो लेक्चर हम देख लिए, अगर कोई वीक चैप्टर उसका लेक्चर देख लिए, फिर क्वेश्चन बना लिए, फिजिक्स काम खत्म, फिर केमिस्ट्री पे आए, फिर उसी सिमिलरली उसका केमिस्ट्री का लेक्चर देखे या फिर नोट्स रिवाइज किए, क्वेश्चन बनाए। तो हमारा ऐसा डेली का बताएंगे ना, तो 6 बजे हम आते थे लाइब्रेरी और रात में 12 बजे लौट के जाते थे, और बीच में लाइब्रेरी से ही खाना खाने के लिए चले जाए नीचे। मतलब मेजोरिटी टाइम इस समय क्या है ना कि फोकस हमें सिर्फ पढ़ाई पे करना है। पढ़ाई के सिवाय हमारे पास और कोई काम था नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कोई था? डिस्ट्रैक्शन था। बहुत बच्चों की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन भी रहता है ना। मेरे लाइफ में भी था। हाँ, क्या डिस्ट्रैक्शन था? डिस्ट्रैक्शन हम उस देखो, अगर आप मेरे से पूछोगे ना, तो हम नीट निकालने का पीछे का रीज़न भी मेरा डिस्ट्रैक्शन ही बोल सकते हैं। क्लास 11th नहीं, क्लास 12th के समय में, जब क्लास 12th मेरा स्टार्ट हुआ था, तो उस समय मेरे कोचिंग में एक मेरे ही बैच की एक लड़की थी जो मुझे बहुत अच्छी लग गई। तो हम ये सोचते थे ना कि पता नहीं इससे हम बात कर पाएंगे कि नहीं। धीरे धीरे अच्छा लगा, तो हम ये सोचे थे ना कि अगर हम इससे अभी बात करेंगे तो हो सकता है कि कुछ नहीं भी मानेगी, मामला नहीं गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो पहले हम तैयारी करते हैं, और आगे अच्छा मान लो अगर हम बात भी कर लिए और नहीं एक्सेप्ट की, तो रिजेक्शन के वजह से और ज़्यादा मेरा तैयारी में अफेक्ट हो जाएगा, है ना। वो होता है ये साइड इफेक्ट सब इसका। तो हम छोड़ दिए। थोड़ा बहुत कनेक्शन था, तैयारी किए। हम ये मान के तैयारी किए कि इससे हम बात करेंगे एक दिन, तो रिजल्ट निकलने के बाद हम उस डिस्ट्रैक्शन को अपना स्ट्रेंथ बना लिए थे। समझ गए, समझ रहे? मतलब एक एनर्जी सोर्स बना लिया कि भाई अब मिलेंगे तो बाद में ही मिलेंगे। हाँ, ये स्टोरी मेरा सारा बच्चों को पता होगा जो तो इसके बाद मिले कि नहीं मिले? मिले। अच्छा, इसके बाद मिले? अभी भी है साथ में? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं है? नहीं। अच्छा, मिले थे जब रिजल्ट हो गया था ना। हाँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर साहब का मैसेज आया था, लेकिन अभी साथ में नहीं है ड्यू टू सम रीज़न। अगर ये तो एक पॉजिटिव साइड वाला हो गया कि हम उस लेवल पे या उस कॉन्फिडेंस पे हैं कि हम भाई पढ़ पा रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि 6 बजे से हम 12 बजे तक पढ़ते थे, पर डे 6 घंटे पढ़ते थे। ये रूटीन ही सारे बच्चे नहीं फॉलो कर पा रहे होंगे। कुछ उन पे भी हम बात करना चाह रहे हैं जो निगेटिव साइड वाले हैं। अभी एक बहुत निगेटिव साइड इन सेंस जिनको डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, और जो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, जिनको कुछ ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा है कि बहुत सारा मेरा टाइम चला गया इसी पे। अभी मैं कल परसों की, मुझे लग रहा है 1 हफ्ते हो गया, हालांकि एक पोस्ट बड़ी वायरल चल रही थी। कोटा में ही एक बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। आई थिंक उसका जेई का रिजल्ट आया था, तो कुछ 93 परसेंटाइल क्वालिफाइंग रहता है जेई में, तो कुछ 92 परसेंटाइल था उसका। तो उसको लेकर बड़ा ट्रॉल चल रहा है कि उसने सुसाइड कर, मतलब डिप्रेशन में रही, और उसने बहुत सारे बच्चों को बचाया भी। उसने खुद इस स्टोरी में पूरा लिखा हुआ अपने लेटर पे। तो इस तरह के भी बहुत सारे बच्चे इससे भी गुजर रहे होते हैं, बहुत सारे ब्रेक हो जाते हैं कहीं ना कहीं अंदर से। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? बिकॉज आप मेंटरशिप भी करते हो, गाइड भी करते हो तो बच्चों को, उनके लिए क्या है? देखो, ऐसा है ना कि हम तो हमेशा यही बोलेंगे कि एक एग्ज़ाम आपका हर चीज़ डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग को भी देखा है जो नीट में फेल होने के बाद भी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। कोई जैसे नीट में कोई अच्छा नंबर नहीं ला पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया मेडिकल कॉलेज में, तो वो कहीं पे टीचिंग कर रहे हैं और उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई अलग बिजनेस कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर मान लो किसी बच्चे का 92 परसेंटाइल आया 99 के बदले, तो ऐसा नहीं कि ये इसका लास्ट अटेम्प्ट था। हाँ, 2-4 अटेम्प्ट हो जाता है तो थोड़ा सा हमें लगता है बुरा कि ज़्यादा अटेम्प्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर इंसान को एक ही बार में सफलता मिल जाएगा। हमें प्रयास करते रहना चाहिए, है ना। और हर चीज़ का एंड गोल ये नहीं होता है कि हम अपना ही लाइफ ख़त्म कर ले,
इंड गोल नहीं होता। हमारा इंड गोल क्या है कि हमको लाइफ में खुद अच्छा करना है। हमको हमारे पेरेंट्स हैं जो देखना चाहते हैं कि हम थोड़ा सक्सेसफुल इंसान बन जाए। हमारे पेरेंट्स प्राउडली कहीं पे बोले कि मेरा बेटा मेरा बेटी डॉक्टर है, मेरा बेटी इंजीनियर है, आईआईटी से पढ़ रही है। पेरेंट्स चाहते हैं कि वो पढ़ा भी तो इसी के लिए रहे ना, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं इसी के लिए। तो वो तो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं अपने बेटा को और ये एक दिन नोटिस कॉल आ रहा है किसी का कि आपका बेटा आपका बेटी ये कर लिया कोटा में। ये कितना खराब लगेगा। मुझे ही अभी कुछ दिन और पहले गड्ढे में डाल देने के बराबर है। मुझे ही अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची का मैसेज आया कि भैया बहुत हमको सुसाइडल थॉट आ रहा है। तो देखो यहाँ पे थॉट, नेगेटिव थॉट कब आता है? जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, पढ़ाई का ही, पेरेंट्स का भी। हम पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ पेरेंट्स सब नहीं, वो अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेशर में ला देते हैं कि तुमको रिजल्ट लाना ही पड़ेगा, रिजल्ट नहीं लाओगे तो ये कर देंगे, रिजल्ट नहीं लाओगे तो तुम्हारा शादी करवा देंगे। और आएंगे। एक मेरे मन में भी प्रश्न आ रहा था, अगला यही था कि इस सिचुएशन में जो जिस स्टेज से भी बच्चे गुजर रहे होंगे, सामने एग्जाम है, एक दिन सो के जगो और एक दिन कम बढ़ता जा रहा है, ऐसे डे बाई डे निकलता जा रहा है। मतलब फिगर 60 डे 90 डे ऐसे करके 45 डेज, फिर 30 डेज बचेंगे, फिर 10 डेज बचेंगे। तो इस समय पेरेंट्स का कितना रोल होता है, मतलब उनका कॉन्फिडेंस अप करने में? देखो पेरेंट्स का बहुत रोल होता है। अगर हम बोले ना तो मेरे अपने पेरेंट्स, मतलब मम्मी को तो ज़्यादा नॉलेज नहीं था नीट एग्ज़ाम के बारे में, पापा को बहुत नॉलेज हो गया था कि नीट एग्ज़ाम क्या है। तो वो हमेशा हर रात में कॉल कर रहे हैं, मम्मी भी रात में कॉल कर रही है कि बेटा कैसा चल रहा है पढ़ाई, अच्छा हो ना, खाना पीना खा रहे हो ना। पेरेंट्स का बस यही रोल है। अगर आप ये भी अपने बच्चे से पूछते रहते हैं ना प्यार से कि खाना पीना खा रहे हो ना, कैसा चल रहा है तैयारी, प्रेशर मत लेना, लोड मत लेना, टेंशन मत लेना, जो होगा देखा जाएगा, बस इतना भी अगर पेरेंट्स पूछ ले अपना बच्चा से, इंस्टेड ऑफ पूछना ये कि कितना नंबर आ रहा है, इस बार हो जाएगा कि नहीं, ये ना पूछे, इस बार होगा कि नहीं होगा, वो खुद अपने बच्चा खुद अपने डाउट में है कि मेरा क्या होगा। और आप उससे बार बार यही चीज़ पूछोगे तो उसको एक डर हो जाता है कि अगर मेरा एग्ज़ाम में नहीं होगा तो पापा को हम क्या बोलेंगे, हम अपने पेरेंट्स को क्या बोलेंगे। आप अपने बच्चों से ये पूछिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना, अगर नहीं भी चल रहा है तो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, तुम अपना बेस्ट दो, आप बढ़िया परफॉर्म करो, होगा नहीं तुम होगा अपना हमारी बेस्ट हेडेक देते है। रहो। मेरे पेरेंट्स यही करते थे, हमेशा कॉल कर रहे, रात में कभी कॉल कर ले, कभी शाम में कॉल कर रहे, यही पूछते थे कि तैयारी ठीक ठाक है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। बस ऐसा ही पेरेंट्स का रोल इतना ही होना चाहिए तैयारी में। बाकी पेरेंट्स जो अपना रोल निभा रहे हैं अच्छा है। कुछ पेरेंट्स होते हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बस यही कि उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं लाना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। कम से कम एग्जामिनेशन के लास्ट डे में अपना वो सॉफ्ट साइड दिखाना पड़ेगा बच्चा को, क्योंकि खुद वो प्रेशर में रहता है बच्चा। आपके पेरेंट्स करते क्या हैं, मतलब फादर क्या करते हैं? मेरे फादर जो है वो दवाई का काम करते हैं, मतलब मेडिसिन का ही काम है पहले से? मेडिसिन का एक लोकल काम है। 25 साल से उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल करा है। मतलब हम जितना आप बोलोगे ना, हम इंस्पायर किससे होते थे? अपने पेरेंट्स से, मतलब अपने पापा से इंस्पायर होते हैं। मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत जीरो से स्टार्ट करा है। अभी वो फिलहाल मेडिसिन का काम करते हैं, जैसे लोकल मेडिकल शॉप वगैरह होता है ना, वहीं पे मेडिसिन पहुंचाने का काम, ठीक है। लाइक एमआर तो हो गया बहुत पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा इंसान हो गया। हाँ, हमारे पापा के पास नॉलेज बहुत है। वो मेरे से बोलते रहते हैं कि तुमको कौन सा एंटीबायोटिक का नाम जानना है बताओ, हम बता देते हैं। तुमको जितना एंटीबायोटिक का नाम नहीं पता होगा, हमको सब पता है। तो मेरे पापा के पास नॉलेज बहुत है इस लाइन में। 25 साल से यही किए हैं। बट उनका स्ट्रगलिंग डेज का जो वो खुद कहानी सुनाते रहते हैं, तो वो बहुत इंस्पिरेशन लगता है हमको यार कि यह बंदा कितना स्ट्रगल करके आज इतना खड़ा किया है और आज तीनों बेटा को पढ़ा दिया है। मेरे अपने बड़े भाई IITian है, कंप्लीट हो गया उसका, अभी वो जॉब कर रहा है। मेरा छोटा भाई किस IIT से पास आउट है? IIT धनबाद, वहाँ से वो पढ़ा था। और मेरा छोटा भाई अभी NIT नागपुर में है। और हम खुद MBBS कंप्लीट कर लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया। मतलब हमारे घर में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं, स्ट्रगल और सिचुएशन के बाद भी पढ़ाया। हमारे बैकग्राउंड में कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा कोई बड़ा सा कोई एग्जाम निकाला हो, कोई या फिर कोई सरकारी नौकरी वोकरी करता हो, कोई नहीं है। जो इंस्पायर हुए पापा को देख के हुए। बस पापा बहुत मेहनत किए, हम लोग के लिए मेहनत किए। वो अपना हर चीज़ को, मतलब छोटा सा सपना होता है ना, जो वो खुद नहीं पूरा करते थे, क्योंकि बच्चा का हर रोज सैक्रिफाइस करते थे। फी भरना है, ये भरना है। स्कूल का 1000 फी भरने के लिए भी कभी कभी सोचना पड़ता था हमारे पेरेंट्स को। तो हम ये सब कभी नहीं भूलेंगे। तो मतलब पापा ने बहुत खूब इंस्पायर किया ना। अब तो उनके जो प्राउड वाली फीलिंग होती होगी देख के मजा आती होगी आपको?
बहुत। वो मुझे लगता है हर एक दूसरे बच्चे के लिए बड़ा प्राउड वाला मोमेंट रहता है। हम एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए ना सबसे मतलब उसका सपना बहुत बड़ा नहीं होता है। मतलब एक मिडिल क्लास स्टूडेंट का सपना बस इतना होता है कि हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकें। एक दिन इतना मेहनत करें कि हमारे पेरेंट्स कहीं पे बोले कि मेरा बेटा ये है। हाँ, उनका वो जो 2 इंच छाती चौड़े वाला फीलिंग होती है ना, वो बड़ा वो important मेरे है। पापा मेरे मम्मी सब फील करती है। मेरे मम्मी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, और वो पढ़ाती है स्कूल में। वो कहीं भी जाती है तो वो भी बताती है कि मेरा बेटा डॉक्टर है, ये है, वो है। तो अच्छा लगता है। मम्मी बताती है कि आज ये पूछा था, बताया, तो हमको सुन के अच्छा लगता है। चलो, मम्मी को अच्छा लग रहा है, पापा को अच्छा लग रहा है, ठीक बस बात। यही है। अब हम आएंगे भाई एप्रन बॉय, द एप्रन बॉय चैनल कब बनाया, और अभी आप लोग उसमें मेंटरशिप में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, और बच्चों को अगर ज्वाइन करना हो तो उसके उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। देखो, दी एप्रन बॉय के पीछे का हिस्ट्री क्या है ना, इसको बहुत लोग मेरे से बहुत पूछते हैं। बड़ा विस्तार से बताइए कि स्टार्ट कब हुआ पहला, और इसमें कैसे क्रिएशन स्टार्ट किया। बिकॉज जब कोई क्रिएटर स्टार्ट करता है ना तो वो अकेला ही पेन उठा के बनाना शुरू करता है। स्टार्ट करने के पीछे एक रीज़न था कि जैसे हम लोग नीट निकाल लेते हैं ना, नीट निकालने के बाद कॉलेज में गए। कॉलेज में गए तो पैसे का बहुत दिक्कत होता था उस समय। कॉलेज में जाने के बाद भी मेरे पापा 4,000 5,000 भेजते थे, और कॉलेज में इससे काम नहीं बनता है। 4,000 5,000 में कॉलेज लाइफ नहीं चलता है। तो ऐसे ही हम हर एक स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं ना, तो देख के और खर्चे बढ़ते हैं। हाँ, तो ऐसे ही हम लोग सोच रहे थे यार कि अब क्या करें यहाँ पे। तो एक दिन मेरे घर में एक आदमी आया, वो कोचिंग का ऑफर लेके आया कि सर आप हमारे कोचिंग में आइए, पढ़ाइए। लोकल कोचिंग था आपके पास है? हाँ, रूम में आया तो हम बोले नहीं नहीं, ये सब हम नहीं करेंगे, अब तो नीट डॉक्टर निकाल बन लिया, गए। अब हमको अलग लाइफ जीना है, कॉलेज लाइफ जीना है। फिर वो एक ऐसा बात बोला ना कि सर आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आप लोग इतना मेहनत की है, 11th पढ़े, 12th पढ़े, नीट निकाले, आप लोगों को कितना नॉलेज होगा। वही दरभंगा की बात है। हाँ, दरभंगा की बात है। हाँ। आप लोगों को कितना नॉलेज होगा, उस नॉलेज का क्या कीजिएगा। हमको ये हिट किया कि हाँ, बात तो सही है, बात उस सही नॉलेज कह का रहे हम हैं। क्या करेंगे। 11th का फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी में इतना स्ट्रगल किए, सब याद करने में, उस नॉलेज का हम क्या करेंगे। तो बोला सर आप एक काम की जाइए, हमारे कोचिंग में पढ़ाइए। तो हम स्टार्टिंग में हम बोले ठीक है, कितना पे करेंगे। तो बोला सर हम लोग का ऐसा रहता है कि 4-5 हज़ार हम मंथली आपको देंगे, और उसमें आप पढ़ाना शुरू कीजिए। हम बोले ठीक है। 4-5 ये हज़ार घर आए हुए थे आपके? हाँ हाँ, ये घर नहीं, कौन- हॉस्टल। अच्छा, हॉस्टल आ गए थे। हॉस्टल में। अच्छा। तो हम बोले ठीक है, पढ़ाते हैं। तो फिर पढ़ाना शुरू किए, वहीं पे पढ़ा रहे थे। स्टार्टिंग में हम केमिस्ट्री पढ़ाते थे। हम केमिस्ट्री 1 साल 1.5 साल पढ़ाए, ऑनलाइन भी पढ़ाए थे। तो क्योंकि केमिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा था तो पढ़ाए। फिर वहीं पे एक बच्चा हमको बोला कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप जो ये नीट निकाल लिए ना पहला अटेम्प्ट में, ये हमको बहुत इंस्पायर Inspirational करता है, है। हाँ। सर आप यूट्यूब पे बनाइए ना वीडियो, हम देखते हैं बहुत लोग को बनाते हुए। तो हम बोले अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। तो हम यूट्यूब पे एक दिन सर्च कर रहे थे कि केमिस्ट्री का ऐसा कोई वीडियो, तो हमको भी दिखा कि कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। तो हम भी स्टार्ट किए यूट्यूब। हाँ, नाम के पीछे का हिस्ट्री क्या है कि नाम हम अपना नाम भी रख सकते थे कि शशि कुमार चैनल, डॉक्टर शशि कुमार ऐसा, लेकिन हम सोचे एक ऐसा नाम रखते हैं जो स्टूडेंट को इंस्पायर करता है। जब हम लोग तैयारी करते रहते थे ना नीट का, मतलब वो उस समय- डॉक्टर हाँ, वाली फीलिंग है। हाँ, तैयारी के समय में इंस्पायर होते थे किसी से। वही एप्रन स्टेथोस्कोप चाहिए, एप्रन स्टेथोस्कोप चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा, यही सब चीज़ इंस्पायर करता था उस समय। तो हम सोचे चलो जो चीज़ हमको इंस्पायर किया उसी के नाम से एक नाम रखते हैं, एप्रन बॉय। नाम रखे एप्रन बॉय, लेकिन एप्रन बॉय आगे कोई और ना आए, इसलिए दी एप्रन बॉय नाम रख दिए थे। तो दी एप्रन बॉय उसके बाद वहीं शायद से कोई आया भी नहीं। हाँ, एप्रन बॉय अब कोई नहीं आया था। तो वहीं से फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया अपना यूट्यूब का जर्नी। ठीक बात। तो मतलब एक तो 2 प्रश्न है इसमें। एक तो पहली बार जब वीडियो बनाया तो जब आप चैनल स्टार्ट करते हो ना, तो वो क्रिएटर वाला भी पेन झेला होगा आपने कि स्टार्टिंग में उतनी व्यूअरशिप नहीं आ रही होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। एक तो ये, और दूसरा ये कि जब चैनल बनाया तो फिर कहीं ना कहीं हम ऑडियंस से कनेक्ट हो जाते हैं। जब अच्छी व्यूअरशिप आने लगती है तो फिर एक कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट में ये आ जाता है कि अब हमको भाई ऑडियंस के लिए कुछ करना है, कुछ अपना विजन मिशन थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो अभी है ना कि हम अपने ऑडियंस के लिए, जैसे हम अभी भी मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, है ना। एक तो हमारा मेंटरशिप जैसे यूट्यूब पे हम गाइड ही करते हैं, है ना। बच्चों को इस प्रकार से गाइड करते हैं कि उनको कभी भी ज़रूरत ना पड़े कि काश हमारे पास भी कोई होता जो बता देता, काश हमारे पास भी होता जो पहले बता दिया होता कि ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, तो ये बाद में रिग्रेट होता है। आई मीन कि गाइडेंस को लेकर आप इसमें बता रहे हैं कि हम प्लानिंग बताते हैं कि कैसे सब्जेक्ट को मैनेज करना कि है, ये कैसे टॉपिक को पढ़ना है, कैसे right? एग्ज़ाम कैसे निकलेगा,
हाँ, हम एग्जाम इस पे को पूरा क्रैक बात कैसे करते करना हैं, है। कैसे क्रैक। तो ये चीज़ हम पहले यूट्यूब पे करते थे पब्लिकली, मतलब पब्लिकली कहने का मतलब मैं एक वाइड चाहूंगा ऑडियंस पे। मैं चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट में भी थोड़ा सा पब्लिकली बताइए उसको कि हाँ। कैसे मतलब क्रैक करने का क्या तरीका है, कि भाई क्या चीज़ें बच्चे मिस कर जाते हैं वो आप बताते हैं। हाँ, बताते उस पे। तो हम पहले वाइड ऑडियंस पे काम करते थे, जैसे अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं करते हैं, बट हमको एक समय के बाद फील हुआ ना यार कि हर बच्चे का प्रॉब्लम अलग होता है। जैसे आपका प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बनता है, तो किसी तीसरे का होगा कि उससे केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं बनता है, और किसी और का होगा कि भैया मेरा एग्जाम में बन जा रहा है, मेरा रूम पे नहीं बन रहा है। तो हर बच्चे का प्रॉब्लम अलग अलग होता है, ठीक है। हर स्टूडेंट का प्रॉब्लम अलग होता है। तो इसी चीज़ को हम माइंड में रखते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिए, है ना, जिसका नाम अभी मेंटोरमी करके है। तो उसमें हम अपने बच्चों को पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप दे रहे हैं। पर्सनलाइज कहने का मतलब उसका जो प्रॉब्लम है उसको एम्स के टॉपर स्टूडेंट जो होंगे, जो किसी बड़े से एम्स में पढ़ाई कर रहे हैं, वो उसको सॉल्व करेगा। तो आपने उन सबको गैदर कर रखा है, हाँ, कनेक्ट हाँ, कर रखा है। मेरे साथ एम्स का पूरा कितने टीम लोगों की रहता टीम है। है? अभी तो फिलहाल हम लोग 10-15 एम्स के पूरे स्टूडेंट्स रखे हुए हैं जो स्टूडेंट को गाइड करते रहते हैं। कौन कौन, कुछ लोगों का नाम लेना चाहें? जैसे वेदांत हो गया सबसे अच्छा स्टूडेंट, संकल्प हो गया, निहारिका है। ये स्टूडेंट के नाम बता रहे हैं? हाँ, ये जो एम्स वाले हैं। अच्छा, एम्स वाले जो लोग हैं जो मतलब बच्चों को गाइड करते हैं। हाँ, जो खुद 680, ये कौन-कौन से एम्स 69, हैं? जैसे एम्स भोपाल हो गया, अभी LHMC लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से जानवी है ना, MAMC से हो गया, एम्स रायबरेली से हो क्रीम गया। कॉलेज एकदम। हाँ, तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि क्वालिटी में कभी बच्चों को ऐसा ना लगे कि भैया ये गलत बता दी, ये गलत नहीं। हम लोग जो बताएंगे अगर आप उसको सही से फॉलो कर लिए तो 100% गारंटी है कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा। कि भाई उस पाथ का मुझे आइडिया है, क्योंकि हम उससे देखो गए ना, हैं। हाँ। उसको गाइड करने वाले बच्चे भी वही है जो खुद वो एग्जाम निकाल रखे हैं, हाँ। खुद वो पाथ से गुजरे हुए हैं। तो ऑब्वियसली सबको पता रहता है कि इसका क्या, इस बच्चे का यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा। तो यही चीज़ पे हम लोग काम किए कि पर्सनलाइज होना चाहिए अब। तो अभी भी ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे छोड़े नहीं है, यूट्यूब पे भी हम गाइड करते हैं। कितने कितने रुपए के प्रोग्राम है और किस तरह से हम लोग देते हैं? प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम तो हमारा इतना है कि आप 100 से कम में भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, है ना। बस ये ऐसा रहता है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए करना है ना, जो 1-2 साल का प्रिपरेशन करते हैं, अगर कोई पूरा हमेशा के लिए 1-2 साल के लिए कनेक्ट होना चाहता है पर्सनलाइज किसी एम्स के टॉपर से, तो उसमें ये भी हम करते हैं। पढ़ाते हैं या मतलब नहीं, हाँ। स्टूडेंट का प्रॉब्लम जैसे कि उसको चाहिए एक गाइडेंस प्रॉपर, एक तो गाइडेंस वाला हो गया, वो दूसरा क्लियर अगर उसको क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना है, उसमें डाउट सॉल्विंग आ गया। तीसरा अगर उसको प्रॉपर मॉक टेस्ट चाहिए तो वो, उसको स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो वो, उसको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वो, उसको NCERT हाईलाइट चाहिए तो वो भी देंगे। हम पढ़ाने का काम नहीं करते, हम टीचर नहीं है। रिवीजन के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। पढ़ाना काम है टीचर का। टीचर सबसे बेस्ट पढ़ा रहे हैं। हम स्टूडेंट को बोलते भी नहीं है कि तुम किसी का जाके लेक्चर देख लो। भाई तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम सबसे बेस्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हो, तो पढ़ो उनसे। हम तुम्हें गाइड करेंगे कि तुम्हें कैसे क्रैक करना है। 5 मिस्टेक मुझे बताइए जो बच्चे सबसे ज़्यादा करते हैं, बिकॉज आप तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को गाइड कर चुके होगे, है ना, हर साल करते होगे। तो 5 मेजर मिस्टेक क्या रहती है जो बच्चे मतलब इन जनरल भूल जाते होंगे, या उनको प्रायरली याद रखनी चाहिए वो नहीं याद रख पाते हैं, या जो फॉलो करना चाहिए वो नहीं फॉलो करते हैं, वो क्या है? ऐसे तो देखो बहुत सारे मिस्टेक्स होता है जो स्टूडेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि अगर वो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है तो पहली चीज़ NCERT को इग्नोर ना करें। बच्चे यही करते हैं कि कोचिंग के मटेरियल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, अलग अलग बुक्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर देखते कोई मेरा दोस्त है जो बहुत बड़ा मोटा सा किताब लेके सॉल्व कर रहा है, उसको सॉल्व करने लगते हैं। नहीं, हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिसोर्स है NCERT। आप इसको पढ़ो ना, इसको आप 60 बार पढ़ो, NCERT को पढ़ो। दूसरा मिस्टेक, हम मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करते हैं। हमने बच्चों पे ये काम कर दिया है कि तुम्हें मॉक टेस्ट देना है, तो स्टूडेंट दे तो रहे हैं लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं होता है। हमने मॉक टेस्ट दिया, उसमें 180 क्वेश्चन पूछा गया, हमें टेस्ट में नहीं बना, ठीक है, टेस्ट में 100 ही बना, लेकिन टेस्ट के बाद 1 से 2 दिन के अंदर वो 180 क्वेश्चन मेरे से बनना चाहिए, मुझे सॉल्यूशन पता होना चाहिए, एनालिसिस करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिव्यू करना जिसको बोलते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। और तीसरा मिस्टेक, जैसे बायोलॉजी में स्टूडेंट करते हैं, रटने लगते हैं। देखो बायोलॉजी रटने का चीज़ कब है कि नहीं है? नहीं है, हम नहीं बोलते रटना नहीं है, रटना है तभी तो हमको याद रहेगा। लेकिन हम बायोलॉजी पे काम करें। पहले काम करना यह है कि आप उस पे जब भी NCERT पढ़ते हो तो उसमें से लाइंस ढूंढो, है ना, लाइंस ढूंढो कि इस लाइन से क्या बन सकता है। देखो नीट में क्या है ना कि 9 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसी 9 डिफरेंट टाइप में
टाइप के क्वेश्चन से नीट में आते रहेगा कि कोई लाइन आपको मिल रहा है तो आप उस लाइन को रटने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उस पर ढूंढो कि इससे क्या बना सकता है, इससे मैच बनेगा कि इससे स्टेटमेंट बनेगा, क्या बन सकता है। हाँ, तो ये मिस्टेक बच्चे करते हैं कि रटने लग जाते हैं, लाइनें को रटने लग जाता है। रटना ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई ये इस ईयर में पूछा गया था। हाँ, आप उसको PYQ में मार्क कर दो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस लाइन से स्टेटमेंट पूछा गया, तो हो सकता है कि अगले बार मैच द कॉलम पूछे, वन वर्ड पूछ दे, वन लाइनर पूछ दे, है ना। तो लाइन को रटना नहीं है, लाइन को याद रखना है, मतलब मेमोराइज करना, उसके जैसा हमें कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना चाहिए। और बस यही कि समय को हमें सही से यूज़ करना पड़ेगा। लास्ट के समय जो होता है बच्चे और गिव अप करने का सोचते हैं, जो जैसे जैसे समय नज़दीक आता है ना एग्ज़ाम का, तो स्टूडेंट चाहते हैं यार कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, चलो ठीक है अगली बार कर लेंगे। तो ये नहीं सोचना चाहिए लास्ट के समय में। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं कि इस बार नहीं हो पाएगा, चलो नेक्स्ट टाइम लेके हम ड्रॉप कर लेंगे, पहले से ही माइंड में। हाँ, पहले से कर लेते हैं। तो आप ना कभी भी एग्जामिनेशन से पहले ड्रॉप लेने का मत सोचो। अपने आप को भी इस तरह का मत बोलो कि हम अगली साल करेंगे, पहले पूरी एनर्जी और एफिशिएंसी के साथ दो। तो एग्जामिनेशन से पहले कभी ड्रॉप लेने का नहीं सोचना चाहिए। हम ये बोलते हैं चाहे वो तुम 200 स्कोर ही करो, लेकिन ड्रॉप लेने का मत सोचो। भैया 200 नंबर ऐड ऑन तो होगा ना तुम्हारा प्रिपरेशन। हम तो यही बोलते हैं तुम्हारा प्रिपरेशन जो अभी करोगे ना व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है, वो ऐड ऑन होगा। हाँ, नेक्स्ट ईयर काम है, नेक्स्ट ईयर काम आएगा। अपना बेस्ट लगाते, कहीं सिलेक्शन ही हो जाए, ये भी तो हो सकता है कहीं सिलेक्शन ही हो जाए। भैया नीट में क्वेश्चन टफ नहीं आते, मैं हमेशा बोलता हूँ नीट में क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, क्वेश्चन बहुत मॉडरेट ही रहता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है जो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, वो नहीं भी बनेगा, लेकिन भैया 650 नंबर, 660 नंबर, 70 नंबर तो ला ही सकते हैं, कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा। तो भाई जैसे लास्ट ईयर नीट में बहुत तगड़ा स्कैम हुआ, NTA यहाँ तक कि प्रूव भी नहीं कर पाया कि हम बड़े साफ सुथरे हैं, सब ने वीडियोस बनाई, और नीट 2025 होने वाला है। तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं आज भी ये डर है, मैं कमेंट सबके रीड करता हूँ, आप भी रीड करते होंगे, कि ये आता है कि भाई सर इस बार तो नहीं हो जाएगा कुछ ऐसा। आपको क्या लगता है एज एन मेंटर कि पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है, या कुछ NTA चेंजेस करेगा? सिर्फ पेपर के टर्म्स में बताइएगा। बहुत सारे रूल्स आई नो कि बहुत सारे चेंज हो गए हैं, स्ट्रिक्टनेस होगा, अच्छे से होगा, आई कंसिडर दिस थिंग कि अच्छे से हो रहा है, बट एग्ज़ाम किस तरह का आने वाला है? देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, 180 क्वेश्चन वाला पैटर्न अब आ गया, तो चेंजेस आए, है ना, और अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म में भी अलग अलग चेंजेस आए, ID देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। तो पेपर का जैसे लेवल आप पूछोगे ना कि एग्जामिनेशन का इस बार लेवल क्या रहेगा, है ना, तो पहले से डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि मुझे आने वाला है। हाँ डिफिकल्ट रहेगा। नहीं, मॉडरेट कहने का मतलब क्या है, देखो ऐसा नहीं कि NCERT से बाहर आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, रहेगा NCERT बेस्ड ही, क्योंकि अभी इतना प्रेशर आ गया है ना एजुकेशन मिनिस्ट्री पे कि वो चाहेगा कि नीट के पेपर को एक लेवल में अब रखे, है ना। बहुत आसान पेपर भी नहीं आएगा, जो एकदम हलवा आता था ना वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, एक लेवल में रहेगा। क्योंकि देखो ना अब 720 नंबर का एग्ज़ाम है और उसमें 700 नंबर पे कॉलेज मिल रहा है, 670 नंबर, मेरे कॉलेज में 670-72 नंबर पे कॉलेज मिल रहा है, तो कितना अजीब नहीं लग रहा? इतना नंबर लाने के बाद सिलेक्शन होगा, बच्चा तो ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाएगा। तो पेपर के लेवल को थोड़ा बढ़ाया जाएगा, तभी कट ऑफ जो है ना कम होगा। लेकिन हाँ एक और चीज़, अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि कट ऑफ का क्या होगा, हाँ अगला वही है, कट ऑफ नहीं कम होगा, कट ऑफ कम नहीं होगा कभी नहीं। आप नीट का हिस्ट्री उल्टा लीजिए, कट ऑफ कभी भी कम नहीं हुआ है ना। 2019 में पहली बार NTA आया, ठीक है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ उस समय बढ़ा, मतलब उससे पहले के कट ऑफ्स बढ़ने के रीजन ये है कि नंबर ऑफ सीट्स एवरी ईयर MBBS में बढ़ रहे हैं। इस बार के बजट में भी आया आई थिंक कि कुछ 10,000 हम सीटें बढ़ाएंगे, तो वो कट ऑफ बढ़ने का अलग रीजन है, मतलब हर साल एक्सटेंड होता जा रहा है। कट ऑफ बढ़ने का मेन रीजन है ना कि बच्चे पढ़ने वाले भी आ रहे हैं ना, ऑनलाइन रिसोर्सेस आ गया, पढ़ रहे हैं सब, मतलब मार्क्स के टर्म्स में तो ऊपर जा रहा है, लेकिन रैंक हर साल डाउन हो रही है। मतलब अगर आप ऐसे देखेंगे उल्टा होता है, स्कोर कर रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, इसको रैंक तो मतलब आप मुझे जितना याद है कि 2020 में कुछ 20-21 में कुछ आप 19 मेरे नंबर पे बात कीजिए, 19 में 594 पे मुझे आया था 9,000 रैंक, अभी 594 पे कहीं कोई दिखेगा भी नहीं, अब तो BMS मिल रहा है। हाँ वही चीज़ है, तो ऐसा नहीं, तो 19 का बात कीजिए, फिर 2019 में जाइए, वहाँ पे रिसोर्स क्या था, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था ऐसा एडटेक बहुत बड़ा जहाँ पे स्टूडेंट आसानी से पढ़ सके, आसानी से टेस्ट दे सके? नहीं था। एगो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था छोटा सा जिसको यूज करता था लोग,
अभी क्या है कि बहुत सारे रिसोर्सेस है पढ़ने के लिए, तो पढ़ने वाले बच्चे जो है ना वो पढ़ ले रहे हैं, है ना, बढ़ गए हैं मतलब। पढ़ रहे हैं, इसके वजह से कट ऑफ बढ़ते जा रहे हैं। इन्वायरमेंट अच्छा हो गया, ठीक बात। और आप किसी बच्चे को सजेस्ट करना चाहें एम्स में और स्टेट लेवल कॉलेज में, स्टेट लेवल का टॉप का कॉलेज है और एम्स है, तो आप किसको सजेस्ट करेंगे? ऑब्वियसली एम्स को करेंगे, क्योंकि एम्स का लाइफ अलग है ना। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इवन मेरे बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स हैं जो आज एम्स में पढ़ाई करते हैं। वो बताते हैं कि भैया यहाँ का लाइफ बहुत अच्छा है, यहाँ पे फ़ी बहुत कम लगता है, 5,000 फीस में पूरे 5 साल निकल जाता है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको एम्स अगर आज मिल रहा होता तो मैं एम्स लेता? काहे नहीं लेंगे, एम्स का लाइफ अलग है, एम्स का टैग अलग है। आप एम्स से पढ़ाई करें, ऐसे ही बहुत वैल्यू है एम्स के डॉक्टर, बहुत वैल्यू। एलुमनाई मिल जाता है, कहीं ना कहीं जाओ अगर एम्स बता दो तो उसी से काम बन जाता नहीं, ऐसे अभी भी है। आप कहीं भी जाओ, बोलो कि हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जैसे मान लो मेरा कॉलेज है डीएमसीएच से एमबीबीएस किए हुए हैं, तो उसका रेपुटेशन है। आप ऐसे किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो, उसका एक अलग ही बात होता है, उसका एक अलग ही वैल्यू है, रेस्पेक्ट है। लेकिन हाँ, यहीं पे आप एम्स के बात करोगे तो एम्स का भी एक अलग रेस्पेक्ट है, एक अलग वैल्यू है। वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बहुत कम फी में हो जाता है। 5,000 लगता है? हाँ, 5,000 में हो जाता है। आपके कॉलेज में फीस कितनी है? मेरे कॉलेज का 22-23 हज़ार पर ईयर का लगता है, पर ईयर। उसमें हॉस्टल, कॉलेज फी, एग्जामिनेशन फी, लैब वेब सब इंक्लूड, सारा इंक्लूड करके 23,000 फीस है? 23,000 पर ईयर का। कम है ये तो। हाँ तो हॉस्टल खाने आने का सारा है? हाँ, प्राइवेट से कंपेयर करेंगे तो फिर देखिए ना। नहीं, प्राइवेट नहीं, मतलब मैं गवर्नमेंट से ही कंपेयर कर रहा हूँ। हमारे यहाँ यूपी में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें 50,000 60,000 है या 1 लाख रुपए है। जितने भी ऑटोनॉमस खुले मुझे लग रहा है लगभग सबका ऐसी फीस है। हाँ, कुछ कुछ कॉलेज का फी लाखों में होता है। मतलब नियर अबाउट 1 लाख है, नॉट एग्जैक्टली 1। अपने कॉलेज की आप सबसे खास बात या सबसे अच्छा जो आपको लगता है वो बताइए दरभंगा का। मेरा कॉलेज जो है बहुत ओल्डेस्ट कॉलेज है दरभंगा बिहार का। अगर आप सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज में जाएंगे तो 2 कॉलेज आता है, पटना मेडिकल कॉलेज और दरभंगा मेडिकल कॉलेज। दोनों एक ही साथ इस्टेब्लिश हुआ था, एक ही साथ। तो काफ़ी ओल्ड कॉलेज है और काफ़ी रेपुटेड कॉलेज है। यहाँ के एलुमनाई अच्छे अच्छे जगह पे गए हुए हैं, यहाँ के सर्जन्स फेमस है। अगर आप बोलेंगे ना कि हम सर्जन हैं डीएमसीएच के, तो आपका एक अलग पहचान होगा। डीएमसीएच से सर्जन बहुत अच्छे निकलते हैं जो एमएस करते हैं डीएमसीएच से। और प्लस वहाँ पे अच्छा खासा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है। हाँ, ओल्डेस्ट कॉलेज है, रेपुटेड है। अपने बिहार में कहीं पे भी आप नाम लेंगे कि हम डीएमसीएच से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट वाले चश्मे से देखता है कि डीएमसीएच हाँ का भाई, डॉक्टर है, बढ़िया बच्चा है। हाँ। तो वो चीज़ है कि वहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा है, काफ़ी अच्छे फैकल्टीज भी। मतलब किसी को मिल रहा हो इस ईयर तो वो ले सकता है? हाँ, ले सकता है, ले सकता है। बिहार में अगर आपको कॉलेज मिल रहा है डीएमसीएच तो ऑब्वियसली आप लो, क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज है। बिहार वाले बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिहार वाले, स्पेसिफिक बिहार वालों के लिए देखो बिहार वाले इतनी बच्चे तो होते हैं, मोहब्बत बनती ना कि बच्चे बिहार से और आप भी बिहार से हो। बिहार के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, सीधा बात, बहुत पढ़ने वाले होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। आप अगर चाहते हो कि आप डॉक्टर बनना, नीट निकालो, है ना। और मैं तो पहले यही बोलूँगा कि अगर आप चाहते हो कि अच्छे कॉलेज से पढ़ना तो ठीक है, अगर आपको एम्स मिल रहा है तो जाओ अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करो। लेकिन हाँ, बिहार को मत भूलना, कहीं से भी पढ़ के आओ लेकिन बिहार के लिए कुछ काम करो, है ना। बिहार में अभी भी बहुत सारे गांव है, बहुत सारे लोकल एरिया है जहाँ पे हॉस्पिटल्स का बहुत ज़रूरत है ना। इवन मेरे माइंडसेट में भी यही है कि हम कभी भी मतलब हम पढ़े हैं बिहार से, लेकिन बिहार में एक अच्छा हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करेंगे और बिहार का हेल्थ सेक्टर में हेल्प करेंगे। अगर आप बिहार के हो और चाहते हो डॉक्टर बनना तो आप पढ़ो जहाँ से पढ़ना है, लेकिन एक बार बिहार आके बिहार के हेल्थ सेक्टर में काम करो, इनिशिएटिव जरूर दो यार, है ना। हाँ, बिहार को ये लगाओ ग्रो करने में अंदर वाली मदद करो। feeling, हाँ, बिहार में बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत है हेल्थ का। मैंने देखा है गांव में बहुत सारे, मतलब इवन हमारे ही घर के तरफ में अब तो आप पेशेंट भी देखने लगे होंगे? देखते हैं, पेशेंट देखते हैं, क्योंकि हम इंटर्नशिप कर रहे हैं तो ड्यूटी मेरा लगता है, नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी लगता है। तो लोग घर पे दिखाने आ जाते हैं? हाँ, घर के लोग तब आते हैं, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल घर से नज़दीक है। नहीं, पड़ोस वाले भी आ जाते हैं? पड़ोस वाले भैया भी कुछ दिक्कत आई हमको, हाँ, आ जाते हैं, आ जाते हैं, जैसे वायरल चल रहा है अभी, हाँ, है ना? आते हैं ना। हाँ, लेकिन हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करें, क्योंकि भाई हमारा काम ही हेल्प करना, डॉक्टर काम ही हेल्प करना, लोगों को सर्व करना। और कोई ऐसा सपना है जो मतलब सोच रखा है कि ऐसा करना है अब आगे भविष्य में? हाँ, सपना तो है, अभी तो बताया ना कि एक बिहार मतलब अपने एरिया में एक अच्छा सा हॉस्पिटल बनाना। मेरा एक ही सपना है कि अब हम एक अच्छा सा हॉस्पिटल बनाएं और बाकी जो हम अपना काम कर रहे हैं ऑनलाइन में, इसको और आगे तक लेके जाएं, बच्चों को जितना हेल्प कर सके उतना करें। क्योंकि मेरे थ्रू अगर कोई डॉक्टर बन जा रहा है
तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो बाद में जो मैसेज आता है बढ़िया से एकदम, है ना, भैया आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो हार्ट गया। बना के जो भेजते आता है ना, हर साल बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं ना तो मैसेज करते हैं, भैया मैंने आपका ये वीडियो देखा था, भैया आपका ये वीडियो मुझे हेल्प किया, भैया आपकी वजह से मेरे साल। ये एक अलग ही फीलिंग देता है मुझे। मतलब जब हम यूट्यूब स्टार्ट किए थे तो लोग बहुत डिमोटिवेट करते, बहुत ताना दे रहे। इवन मेरे कॉलेज के ग्रुप में मेरा ही वीडियो शेयर करके लोग मजाक बना रहे थे, क्या बोल होता रहे है, हैं। इनिशियल डेज में होता है। लेकिन वो सब चीज अब आज खत्म हो किसी गई। में हिम्मत नहीं शेयर नहीं, करने की। आज मेरे नाम से ना, हम बता रहे हैं, मेरे नाम से मेरे बैच को जाना जाता है कि कौन से बैच से, एप्रन भैया के बैच से है क्या, क्योंकि अब जो जूनियर होंगे वो आपके ही होंगे। एप्रन भैया के कॉलेज से हैं क्या, ऐसा होता है। तो यही है कि आप स्टार्टिंग में हर इंसान स्ट्रगल करता है। नीट के प्रिपरेशन के समय में भी करा था और इस करियर में भी करा है। तो स्ट्रगल हर जगह है, लोग आपको पैर खींचेंगे ही। कुछ हमेशा आपके साथ बहुत लोग होंगे जो आपका पैर खींचेंगे, एक आध लोग ही होते हैं जो आपका हाथ खींचेंगे, जो आपको आगे बढ़ाएंगे। और कुछ हमारे साथ भी ऐसे लोग हैं जो हमारे सपोर्ट में रहते हैं। मेरे बैच में ही लोग हैं 2-3 लोग ही जो सपोर्ट में, बाकी सब तो ऐसे ही रहते हैं। तो वो हर जगह ऐसा रहता है। कुछ लोग ताना वाना देने वाला, अभी अच्छा लगता है जब स्टूडेंट बोलते हैं ना कि भैया आपकी वजह से सिलेक्शन हो गया। को लगता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा काम किया है ना। तो ठीक है भाई, इसी डिस्कशन के साथ, इसी वार्तालाप के साथ हम पॉडकास्ट को देंगे विराम। और आगे हम फिर कभी भविष्य में पॉडकास्ट करेंगे जब जब आप सभी को नीड होगी। पॉडकास्ट को अगर पूरा देखा हुआ ना ज़रूर कमेंट करके बताओ, अगर नहीं देखा है तो पूरा जाके देखो। बाय बाय। थैंक यू।